हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय क्लास। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको जो स्टूडेंट हमारे नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र के यूनानी राजनीतिक विचार प्लेटो और अरस्तु के विषय में बताया है, और मैंने यूरोपीय विचार प्रथम में मैकियावेली और हॉब्स के विषय में आपको बताया है। अब इसके बाद हमारे यूरोपीय विचार प्रथम में दो विचारक बच रहे हैं, लॉक और रूसो। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लॉक के विषय में। हमारा आज का विषय है जॉन लॉक। स्टूडेंट, ये चैनल मैंने उन छात्रों के लिए तैयार किया है जो यूपीएससी, सीएससी तथा यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक फुल पैकेज दिया जा रहा है। आप सभी के सपोर्ट के लिए आप चैनल तथा वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक करें, प्रश्न के लिए कमेंट करें तथा शेयर करें। तो चलिए हम आज के अपने विषय की शुरुआत करते हैं, जो है जॉन लॉक। स्टूडेंट, हमारे ये जो विषय हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं वो काफ़ी विस्तार में हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमारे इन तथ्यों में से प्रश्न कहाँ से आते हैं। इसलिए मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि सही प्रश्नों के उत्तर मिल सके और आपको जो मटेरियल यहाँ पे दिया जा रहा है उसमें से अधिक प्रश्न बन सके। ठीक है, तो मैं कम से कम शब्दों में आपके जो एक कह सकते हैं कि विस्तार के, उसमें आपको मैं एक शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ जिसमें से आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन आएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, इसका हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जॉन लॉक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जॉन लॉक के विषय में सामान्य जानकारी हम आपको दे रहे हैं। स्टूडेंट, राजनीतिक दर्शन के इतिहास में सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक दार्शनिक जॉन लॉक का जन्म सॉमरसेट शायर में रिंगटन नामक स्थान पर एक कट्टर प्यूरिटन परिवार में सन 1632 में हुआ था। लॉक की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। 15 वर्ष की आयु में वेस्टमिनिस्टर स्कूल में प्रवेश किया। 1658 ईस्वी में लॉक एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद ही क्राइस्ट चर्च कॉलेज में यूनानी भाषा, दर्शन शास्त्र और अलंकार शास्त्र के ट्यूटर रहे, और बाद में अध्यापन में अरुचि होने के कारण पद त्याग कर ऑक्सफोर्ड के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर डेविड टॉम्स के शिष्य बनकर औषधि शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। लॉक ने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में जो हुई थी का समर्थन किया था। अंग्रेज विचारक लॉक मानव अधिकारों का महान समर्थक था। स्टूडेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण पर लॉक का प्रभाव पड़ा था। स्वास्थ्य की दुर्बलता के कारण लॉक की 1704 ईस्वी में मृत्यु हो गई। स्टूडेंट, लॉक के सामान्य परिचय के बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जॉन लॉक की रचनाएं, जो आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और प्लीज़ आप उसको नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न भी आपके बनते हैं। तो उन्होंने जिन पुस्तकों की रचना की वो थी मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध 1690, और शासन पर 2 निबंध 1690, सहिष्णुता पर पहला पत्र 1690, सहिष्णुता पर दूसरा पत्र 1690 ईस्वी में, सहिष्णुता पर तीसरा पत्र 1692 ईस्वी में, शिक्षा से संबंधित कतिपय विचार 1692 ईस्वी में, और कैरोलिना का मौलिक संविधान जो 1692 ईस्वी में था। स्टूडेंट, इनमें शासन पर 2 निबंध लॉक की महत्वपूर्ण रचना है। इस ग्रंथ के बारे में वाहन एक दुनाली बंदूक की तरह है, जिसकी एक नली दैवीय सिद्धांत के समर्थक रॉबर्ट फिल्मर की ओर तो दूसरी नली हॉब्स की ओर जाती है। वस्तुतः लॉक का यह ग्रंथ निरंकुशता पर प्रहार करता है और 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के अनुरूप लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। इसलिए एंजल्स ने लॉक को गौरवपूर्ण क्रांति की संतान कहा है। स्टूडेंट, अब हम जॉन लॉक की रचनाओं के बाद जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति के बारे में जानेंगे। जहां हॉब्स की पद्धति दार्शनिक, तार्किक और चिंतात्मक है। इससे पहले मैंने आपको हॉब्स के विषय में वीडियोस बना के दिए थे, जिसके वीडियोस आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे हॉब्स के विषय में भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हॉब्स के बाद हम लॉक का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें एक तरह से तुलना भी हो जाएगी। जहां हॉब्स की पद्धति दार्शनिक, तार्किक और चिंतात्मक है, वहां लॉक की पद्धति अनुभववादी और विवेकवादी है। उसकी मान्यता है कि अनुभव ज्ञान का स्रोत है, अनुभव के बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। लॉक के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में जन्मजात कोई विचार नहीं होता। जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क एक कोरे कागज की तरह होता है। जो भी विचार मनुष्य के मस्तिष्क में उठते हैं वे अनुभव द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सभी विचारों की उत्पत्ति 2 स्रोतों से होती है। लॉक ने बताया कि ये 2 स्रोत हैं, संवेदना और प्रत्यक्ष बोध।
इन स्रोतों द्वारा प्राप्त अनुभव मनुष्य के मस्तिष्क में प्रवेश करता है तो बुद्धि द्वारा उसका विश्लेषण किया जाता है। इसके फलस्वरूप जटिल विचारों की उत्पत्ति होती है। ये जटिल विचार स्वयं ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान के साधन होते हैं। ज्ञान तब उत्पन्न होता है जबकि बुद्धि अपने विचारों की परस्पर तुलना करती है। इस सिद्धांत के द्वारा लॉक ज्ञान की उत्पत्ति के विवेक मूलक तत्व का प्रतिपादन करता है। चूंकि विचारों के द्वारा ज्ञान होता है और सभी विचारों की उत्पत्ति अनुभव से होती है, इसलिए अनुभव से परे किसी ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। अपने इसी विचार के कारण लॉक को अनुभववाद का प्रतिपादक कहा जाता है। स्टूडेंट, ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि लॉक को अनुभववाद का प्रतिपादक कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि लॉक की अनुभववादी पद्धति में 3 मुख्य बातें हैं। पहली बात कि ज्ञान की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत अनुभव होता है, और दूसरी बात यह है कि ज्ञान विवेक मूल होता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जबकि बुद्धि विचारों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करती है। और तीसरी बात कि मनुष्य के ज्ञान का क्षेत्र उसके अज्ञान के क्षेत्र से बहुत छोटा होता है। लॉक ने इस अनुभववादी और विवेक मूलक पद्धति को अपनाकर राज्य की उत्पत्ति, राज्य के स्वरूप और शासन संबंधी सिद्धांतों की विवेचना की है। स्टूडेंट, अध्ययन पद्धति को जानने के बाद अब हम लॉक के चिंतन को प्रभावित करने वाले जो तत्व और परिस्थितियां थी उनके विषय में एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले तो था 1688 का गौरवपूर्ण क्रांति और 1689 में पार्लियामेंट में पारित अधिकार पत्र। और हुकर के दर्शन से लॉक अत्यधिक प्रभावित था। हुकर का कहना था कि सरकार सामाजिक हित की प्रतिनिधि है और इसलिए वह समुदाय के प्रति उत्तरदायी है। और हॉब्स के व्यक्तिवादी विचारों ने भी लॉक को प्रभावित किया है। स्टूडेंट, अब हम लॉक पर तत्कालीन परिस्थितियों का जो प्रभाव पड़ा उसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हम जो विचारधारा इस समय पढ़ रहे हैं या किसी भी विचारधारा के विषय में हम पढ़ते हैं तो हमें उस समय की, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि उसकी जो विचारों में जो बातें व्यक्त होती हैं वो उसकी परिस्थितियों से ही जुड़ी हुई होती हैं। तो हमको भी लॉक की तत्कालीन परिस्थितियों को जानना होगा। इससे पहले मैंने हॉब्स के विषय में आपको बताया था, अब हम लॉक के परिस्थितियों के विषय में आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट, लॉक के राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि लॉक पर तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ऐसे भी तत्कालीन परिस्थिति से हर विचारक प्रभावित होते हैं, तो लॉक क्यों नहीं हो। लॉक के बचपन में उस पर उसके कट्टर प्यूरिटन परिवार का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उसने रोमन कैथोलिक को सहिष्णुता के फल से वंचित रखना चाहा। 15 वर्ष तक की अवस्था में लॉक व्हिग पार्टी और उदारवादियों से प्रभावित हुआ और इसका कारण सेफ्ट सबरी के संपर्क में आना था। सेफ्ट सबरी के संपर्क के कारण ही लॉक उदारवाद का समर्थक बना। ये लीजिए, आपका एक क्वेश्चन यहाँ ये बन गया, लॉक उदारवाद के समर्थक थे। लॉक ने अपने जीवन में अनेक राजनीतिक उथल पुथल देखी। उन्होंने गृह युद्ध, सैनिक शासन, राजतंत्र की स्थापना और अंत में गौरवपूर्ण क्रांति को भी देखा था। इन क्रांतिकारी परिवर्तन से प्रभावित होकर उन्होंने बहुमत के शासन का समर्थन किया, आम सहमति की बात की। देखिए, हर लाइन में आपके लिए एक क्वेश्चन बन रहा है, इसको आप नोट करते चलिएगा। लॉक ने इन्हीं सब कारणों से प्रभावित होकर सत्ता के अति केंद्रीयकरण की नीति का विरोध किया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संपूर्ण यूरोप को नवीन बौद्धिक वातावरण ने प्रभावित किया। तब लॉक को भी इससे प्रभावित होना लाजमी था। लॉक भी धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करने लगा तथा संसदवाद, व्यक्तिवाद और उपयोगितावाद का उग्र समर्थक बन बैठा। स्टूडेंट, अब मैं आपको लॉक के मानव स्वभाव संबंधी विचार के विषय में बताने जा रही हूँ। आप लोग इसकी एक रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा, और जो मैं ये नोट्स आपको दे रही हूँ उसमें क्या है कि मैंने सिर्फ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपको दे रही हूँ। मैं पूरी डिटेल में पढ़ूंगी तो फिर आपको भी कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए जिसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं मैं सिर्फ उन्हीं विषयों पे आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लॉक के मानव स्वभाव संबंधी विचार, ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको जाननी है। हॉब्स की भांति लॉक के चिंतन का आधार मानव स्वभाव है। जहाँ हॉब्स मानव को एकाकी, दीनहीन, पापी व पतित प्राणी मानता है, वहीं लॉक मानव को विवेकशील और नैतिक प्राणी मानता है। दोनों में तुलना भी हो रही है। लॉक के अनुसार मनुष्य अपनी प्रकृति से सामाजिक व नैतिक प्राणी है। वह अपनी विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्था की सत्ता स्वीकार करता है और इसके अनुसार कार्य करना अपना कर्तव्य समझता है। लॉक के अनुसार मनुष्य में सहयोग, प्रेम, दया और सद्भाव आदि गुण पाए जाते हैं। लॉक मनुष्य स्वभाव के विचार गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित है। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर लॉक प्राकृतिक अवस्था को शांति, सद्भाव की अवस्था बताता है और सरकार को जनता के प्रति ट्रस्ट बताता है।
और उदारवाद की नींव रखता है। इस प्रकार हॉब्स और लॉक के मानव स्वभाव संबंधी विचारों में बुनियादी अंतर है। हॉब्स का मानव जंगली पशु और भौतिकवादी है, वहीं लॉक का मनुष्य नैतिक और परोपकारी है। बस आपको इसमें से इतना ही जानना है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए तो ये आपको पता चल गया। स्टूडेंट, अब मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी विस्तृत भी है और इसमें से आपके बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ये आपको पता है कि प्रश्न इन्हीं में से आते हैं, लेकिन प्रश्नों को घुमा दिया जाता है, यानी कि इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उसकी जो शैली होती है वो थोड़ी अलग होती है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये विषय जिसमें से आपके बहुत प्रश्न आते हैं उसको मैं सरल शब्दों में आपको समझा सकूं, जो है लॉक के प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक नियम है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, लॉक के प्राकृतिक नियम। स्टूडेंट, लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है वह है राज्यहीन अवस्था। ठीक है, लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है वह राज्यहीन अवस्था है, पर समाजहीन नहीं है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था जो राज्यहीन है में व्यक्ति तर्क और विवेक का प्रयोग करके शांतिपूर्ण रहते हैं तथा स्वतंत्रता और समानता का उपभोग करते हैं। इस समन्वय एवं सहयोग पर आधारित सामाजिक अवस्था का कारण है प्राकृतिक नियम। लॉक ने प्राकृतिक नियमों के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास नहीं किया है। लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों पर ही आधारित है। चूंकि प्राकृतिक नियम नैतिक नियम है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था को नैतिकता से परिपूर्ण अवस्था कहा जा सकता है। लॉक अपने राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण प्राकृतिक नियम के आधार पर ही करता है। स्वयं लॉक ने प्राकृतिक नियम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, प्राकृतिक अवस्था पर प्राकृतिक नियमों का शासन होता है। ये नियम प्रत्येक मनुष्य के लिए बंधनकारी होते हैं। ये नियम तर्क पर आधारित होते हैं और संपूर्ण मानव जाति को यह बताते हैं कि तमाम मनुष्य समान हैं। इसलिए मनुष्य को एक दूसरे के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक नियम संपूर्ण मानव जाति की सुरक्षा और शांति चाहता है। इसलिए तमाम लोगों को इसका पालन करना चाहिए। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों को प्रत्येक मनुष्यों द्वारा लागू किया जा सकता है और प्रत्येक मनुष्य को इन नियमों को तोड़ने वालों को इतना दंड देने का अधिकार है जितना कि इन नियमों को भंग करने से रोकने के लिए आवश्यक है। स्टूडेंट, प्राकृतिक नियम में लॉक की जो धारणा थी वो हॉब्स की धारणा से कहीं अधिक विस्तृत है। ऐसे तो दोनों ही विचारक मनुष्य को विवेक से संपन्न मानते हैं, परंतु हॉब्स क्या मानता है कि मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग अपनी इच्छाओं को अधिक से अधिक संतुष्ट करने हेतु करता है। पर लॉक का मानना है कि मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग प्राकृतिक नियमों को निश्चित करने के लिए करता है, जिसका अनुसरण करके वह शांति और सौहार्दपूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। ये थे लॉक के प्राकृतिक नियम। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जो लॉक ने प्राकृतिक अधिकार के विषय में बताया है, लॉक का प्राकृतिक अधिकार। स्टूडेंट, 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थक होने के कारण ही लॉक का मनुष्यों के अधिकारों का समर्थक होना भी आवश्यक था। लॉक प्राकृतिक नियमों के अनुसार समानता को सब मनुष्यों का जन्मसिद्ध अधिकार घोषित करता है और फिर समानता के अधिकार पर मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। लॉक का यह सिद्धांत राजनीतिक चिंतन में इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक दशा में तमाम लोगों को प्राकृतिक नियम के द्वारा 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। देखिए, इसमें से आपके क्वेश्चन आप पिछले प्रश्न पत्रों को भी उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ठीक है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक दशा में तमाम लोगों को प्राकृतिक नियम के द्वारा 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। जो अधिकार थे वो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। स्टूडेंट, इसमें से प्रश्न आपके आ सकते हैं। ये लॉक के द्वारा जो प्राकृतिक नियम दिए गए थे, जो प्राकृतिक अधिकार थे, उसमें था जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए अब हम बारी बारी से इन तीनों अधिकारों के विषय में थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दें। सबसे पहले जीवन के अधिकार में मनुष्य की सर्वाधिक प्रबल इच्छा होती है आत्मरक्षा या प्राण की सुरक्षा। व्यक्ति अपने तमाम कार्यों को प्राण रक्षा से संबंध करके ही निष्पादित करता है। जीवन का अधिकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले बुद्धि संगत कार्य मनुष्य के विशेष अधिकार हैं और उसे यह प्राकृतिक नियम से प्राप्त होते हैं। या हम कह सकते हैं कि जीवन का अधिकार के संबंध में हॉब्स के विचार से लॉक का विचार समीपता रखता है। ठीक है, दूसरा अधिकार जो आपका है वो है स्वतंत्रता का अधिकार।
हॉब्स इसे सब प्रकार के बंधनों और नियमों से मुक्त होकर प्राकृतिक दशा में अपनी इच्छा अनुसार मनमाना कार्य करना समझता है। जो स्वतंत्रता है वो हॉब्स की नज़र में ये है। और इसके उल्टे लॉक ने मनुष्य को प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कार्य करने की स्वतंत्रता न देकर केवल अन्य बंधनों से मुक्त करता है। इस प्रकार लॉक ने मनुष्य को प्राकृतिक नियमों की सीमाओं के अंदर ही स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया है। लॉक ने स्वयं ही कहा है कि पृथ्वी पर किसी श्रेष्ठ शक्ति के नियंत्रण से मुक्त होना, किसी मनुष्य की इच्छा या व्यवस्थापिका की शक्ति के अधीन न होना और केवल प्राकृतिक नियमों को स्वीकार करना ही मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। स्टूडेंट, अब हम ये स्वतंत्रता के अधिकार को समझने के बाद ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार से लॉक कहना चाहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार केवल उन्हीं कार्यों को करने का अधिकार है जो प्राकृतिक नियमों के अनुकूल है। अब जो हमारा तीसरा अधिकार है वो है संपत्ति का अधिकार, जो काफी विस्तृत है। लॉक के राजनीतिक चिंतन में संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। लॉक ने भी अन्य प्राकृतिक अधिकारों को संपत्ति के अधिकार से कम महत्वपूर्ण माना है और शासन का मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रक्षा ही माना है। उसने कहा कि संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से मनुष्य सामाजिक समझौता करता है। राज्य कभी भी व्यक्तिगत संपत्ति का अपहरण व्यक्ति के सहमति के बिना नहीं कर सकता है। संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति में व्यक्ति शासन के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। इतना ही नहीं, लॉक ने तो ये भी कहा है कि सेनापति किसी सिपाही को अनुशासन भंग होने की स्थिति में मृत्युदंड दे सकता है, पर अर्थदंड नहीं दे सकता। इससे स्पष्ट होता है कि लॉक के जीवन के अधिकार से भी ज्यादा महत्व संपत्ति के अधिकार को दिया है। अब प्रश्न ये उठना स्वाभाविक ही है कि लॉक के मत अनुसार संपत्ति क्या है। लॉक ने संपत्ति शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है। संकीर्ण अर्थ में लॉक ने संपत्ति को मात्र भौतिक संपदा माना है और व्यापक अर्थ में लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और भौतिक संपदा, इन सभी अधिकारों को संपत्ति मान रखा है। लॉक द्वारा संपत्ति का जिस अर्थ में ज्यादा प्रयोग किया गया है उसे देखते हुए संकीर्ण अर्थ ही उपयुक्त लगता है। इसका कारण तो स्पष्ट ही है कि उसने भौतिक साधनों पर स्वामित्व के अर्थ में संपत्ति शब्द का ज्यादा प्रयोग किया है और इसी अर्थ में संपत्ति की व्याख्या भी उचित है। हॉब्स और रूसो के अनुसार संपत्ति का उद्भव सामाजिक विधियों से हुआ था और इसलिए संपत्ति का निर्माणक राज्य को माना जाता है, जबकि लॉक ने संपत्ति की उत्पत्ति के विषय में इन दोनों विचारकों से अलग विचार रखा। लॉक ने कहा कि संपत्ति एक प्राकृतिक संस्था है। उसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में भी संपत्ति का अधिकार विद्यमान रहता है। प्रारंभ में तो वस्तुओं पर सबका समान अधिकार होता है, परंतु जब कोई व्यक्ति अपने शरीर का श्रम किसी प्राकृतिक वस्तु में लगाता है तब उस प्राकृतिक वस्तु पर निजी आधिपत्य हो जाता है। लॉक का कहना है कि ईश्वर ने तमाम भौतिक वस्तुओं का निर्माण सामूहिक हित को ध्यान में रखकर किया, परंतु उन वस्तुओं का श्रम युक्त उपभोग और सुरक्षा जरूरी था और यही सुरक्षा और श्रम युक्त उपभोग प्राकृतिक वस्तु को व्यक्तिगत संपत्ति में बदल दिया है। स्पष्ट है कि लॉक के मत अनुसार श्रम से संपत्ति की उत्पत्ति होती है। लॉक यह भी कहता है कि श्रम संपत्ति का सिर्फ निर्माणक ही नहीं है, बल्कि श्रम वस्तु के मूल्य को भी निर्धारित करता है। इसके अलावा लॉक ने मार्क्स के विचार के समान यह भी बहुत पहले कह दिया था कि वस्तु के मूल्य के निर्धारक के पीछे वस्तु की उपयोगिता भी काफी मायने रखती है। यहाँ हम बता दें कि लॉक मार्क्सवादी सिद्धांत की भांति वस्तु के मूल निर्धारण में श्रम एवं उपयोगिता को महत्वपूर्ण मानता है और दूसरी ओर पूंजीवादी या उदारवादियों की भांति व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा का समर्थन करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लॉक के सिद्धांत में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के बीच पाए जाते हैं। लॉक का कहना है कि संपत्ति का अस्तित्व प्राकृतिक अवस्था में भी था, इसलिए समझौते के बाद उसके अस्तित्व के होने का सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। और हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि लॉक यह कहना चाहता है कि राज्य या समाज संपत्ति के निर्माणक नहीं, अर्थात अन्य प्राकृतिक अधिकारों की तरह संपत्ति भी व्यक्ति का एक जन्मसिद्ध अधिकार है। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक माना है। इस विषय पर चर्चा करते हुए स्टूडेंट हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लॉक ने संपत्ति के अधिकार का प्रबल समर्थन किया है। संपत्ति व्यक्ति को उत्तम जीवन व्यतीत करने में और राज्य को श्रेष्ठ स्थिति प्रदान करने में सहायता देती है। स्टूडेंट, आज मैंने आपको जॉन लॉक के विषय में सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं, जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति और लॉक पर तत्कालीन परिस्थितियों का जो प्रभाव पड़ा है और उसके मानव स्वभाव की धारणा और उसके साथ ही साथ मैंने आपको लॉक के प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों संबंधी विचार पर व्याख्या की है। हम अपने अगले वीडियो में जॉन लॉक से संबंधित विषय पर और महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में आपको जानकारी देंगे।
स्टूडेंट, विषय संबंधी जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट।